नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपको आपके अपने चैनल सॉल अस्पर पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी आज अगर हमारे क्लास में नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और क्लास में शुरू से अंत तक बने रहो। हम इस क्लास में आज की क्लास 13 जून 2026 के करेंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टॉपिक हम कवर करते हैं। ठीक है, जिसमें लाइक सब्जेक्ट वाइज रहता है। सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। ये सारे टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हर एग्ज़ाम में करेंट अफेयर जो भी आता है इसी टॉपिक से आता है। तो हम हर क्लास में हर दिन का करेंट अफेयर इसी टॉपिक पे बनाते हैं और आप हमारा सीरीज़ को फॉलो करो तो आपको पूरा का पूरा लास्ट सेशन का भी, लास्ट क्लास का भी करेंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और हाँ, हम यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो, और कमेंट में आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो। मैं उस ईमेल आईडी पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही साथ हमारे आप इंस्टाग्राम को फॉलो करो, फेसबुक पेज पे फॉलो करो, वहाँ पे भी आप मुझे टैग कर सकते हो। वहाँ से भी आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर सकते हो, वहाँ पे से भी मैं आपको पीडीएफ से शेयर करूँगा। ठीक है, सो आप हमारे क्लास में बस क्लास को सुनो शुरू से अंत तक। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा क्लास को सुनने का ट्राई करो, ठीक है। और नोट्स लास्ट में हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं ये ज़्यादा ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। आपको कई एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात है कि हम इस क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड भी देखते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, सो अब बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो आज 13 जून 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून 2026 के दौरान किन दो देशों को यात्रा पर गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, फ्रांस और स्लोवाकिया गया है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर बी है। नरेंद्र मोदी 13 जून से 18 जून 2026 के दौरान दो देशों की यात्रा पर गए हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस एंड स्लोवाकिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एमबीबीआई है। ये क्वेश्चन आपको कई आने वाले एग्ज़ाम में मिल सकता है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे लाइक एमओयू पे साइन करने वाले हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि फ्रांस और स्लोवाकिया का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके पहले मैं देखते हैं कि यह जो जर्मनी और इटली है, ये ऑप्शन नंबर ए जो ये गलत है, जो कि प्रधानमंत्री इसके दौरे पे अभी नहीं है। सो जर्मनी और इटली के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन। मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए तो आप जर्मनी को मतलब आंसर करना। ठीक है, उसके बाद है इटली। इटली क्या है? इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, मुद्रा उसका भी यूरो है और ये G7 देशों में शामिल है। इटली G7 देशों में शामिल है। अब हम ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं, फ्रांस एंड स्लोवाकिया। ठीक है, इसका हम हिस्ट्री देखते हैं। तो फ्रांस एंड स्लोवाकिया, ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, उसका राष्ट्रपति है इमैनुअल मार्कोन। ठीक है, भारत का प्रमुख रणनीतिकार साझेदार है। ये मतलब कि भारत का जो भी राजनीति होती है उसका मतलब शेयर करता है। सो अभी फ्रांस से जो हमें मिला था राफेल न्यूक्लियर
एनर्जी और स्पेस कॉपरेशन में सहयोग करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि फ्रांस हमें किस एरिया में सहयोग करते हैं, तो राफेल, जो डिसॉल्ट सिस्टम ने राफेल बनाया था वो फ्रांस से हमें मिला था। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमें वो अपना टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, हम अपना टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में मतलब साझेदारी होती है। स्पेस कोऑपरेशन, जैसे इसरो जो स्पेस में काम करता है, उनका जो स्पेस में काम करता है संस्था, उसके साथ हमारा साझेदारी होती है। सो अब हम बढ़ते हैं स्लोवाकिया का राजधानी है ब्रस्टविला। यूरोप का महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है। ठीक है, यूरोप का महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है। तो अगर महत्वपूर्ण औद्योगिक देश में देखा जाए तो स्लोवाकिया है। फ्रांस क्या है, अर्थव्यवस्था में वो मतलब सबसे बड़ा, जर्मनी सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जर्मनी है, और यूरोप में औद्योगिक देश की में स्लोवाकिया है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, सी है फ्रांस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है, यूरोपीय संघ का सदस्य, यूरोपीय देश संघ का सदस्य। फ्रांस किसका है, यूरोपीय संघ का सदस्य है। ठीक है, G7 नहीं, यूरोपीय संघ का सदस्य है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको मतलब ध्यान रखना है। ये करेंट अफेयर में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोलैंड की राजधानी क्या है, वर्सो। ठीक है, मुद्रा पॉलिश है इसका। ठीक है, सो अब जर्मनी के बारे में हम देखते हैं कि जर्मनी का हिस्ट्री क्या है। तो जर्मनी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में जर्मनी प्रमुख देश था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 से 18 के बीच चला था, उसमें जर्मनी का एक मतलब प्रमुख देश था इस प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से लेके 1945 में एडोल्फ हिटलर ने नेतृत्व में नाजी जर्मनी शामिल किया था। ठीक है, सो दोनों विश्व युद्ध में, फर्स्ट विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध दोनों में था। ठीक है, और युद्ध के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। सेकेंड विश्व युद्ध में जर्मनी को दो भागों में बांटा था, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। ठीक है, फिर 1990 में दोनों पुनः एकीकरण हुआ। तो ये है कि मतलब जर्मनी का एकीकरण फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1871 में। उसमें प्रथम विश्व युद्ध में ये अहम रोल निभाया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से 1945 में हुआ था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी शामिल था। ठीक है, तो युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी जर्मनी एंड पूर्वी जर्मनी। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या किया कि 1990 में जो दोनों को पुनः एकीकरण किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का क्या रोल था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ था उसमें नेतृत्व कौन किया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कितने भागों में टूटा था, फिर से एकीकरण कब हुआ था। तो ये सब 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को सीधी क्लास देखो, क्लास में समझो, ये यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सो अभी जैसे कि जर्मनी को हम देखें फर्स्ट में ही कि इसकी राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है। ठीक है, प्रसिद्ध बर्लिन वॉल एंड वॉक्सवैगन BMW। तो जो जर्मनी का जो कार है, जो कार बनाता है वो है प्रसिद्ध 2-3 चीज़ें, बर्लिन वॉल है उसका, वॉक्सवैगन एंड BMW। जो BMW कार बनता है वो जर्मनी में ही बनता है। वॉक्सवैगन का भी जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी में ही है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इटली का हिस्ट्री क्या है। इटली प्राचीन रोमन एम्पायर का केंद्र इटली था। प्राचीन रोमन एम्पायर का केंद्र इटली था। ठीक है, रोम विश्व के सबसे प्रभावशाली प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो इटली है वो प्राचीन रोम एम्पायर का मतलब केंद्र जो था इटली था। तो इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो प्राचीन रोम एम्पायर का केंद्र कहाँ था, तो वो ये इसका आंसर है इटली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको हिस्ट्री ऑफ पॉइंट व्यू से भी आपको ये देखना पड़ेगा। जो इटली है वो रोम एम्पायर का केंद्र था। ठीक है, रोम विश्व की सबसे प्रभावशाली प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन सभ्यताओं में से एक है रोम विश्व की सबसे प्रभावशाली प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है,
द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने जर्मनी को साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि इटली ने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दिया था। तो जर्मनी को कौन कौन देश साथ दिया था? तो इटली भी दिया था जर्मनी को साथ द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम में। मुद्रा क्या? यूरो। प्रसिद्ध क्या है वहाँ का? तो रोमन एम्पायर एंड वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी के बारे में तो आप जानते हो कि ये क्वेश्चन आते रहता है, वेटिकन सिटी कहाँ है? तो ये इटली में, ठीक है। और ये क्वेश्चन इटली को इस बार ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल पिछली बार जो हमारा नरेंद्र मोदी जो मई में दौरा किए थे वो इटली में ही गए थे, जो कि वहाँ का रानी थी, उसका मेलोनी का बर्थडे था, जिसमें मेलोडी चॉकलेट दिया गया था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही बवाल हुआ था। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये हमारा ज़्यादा ही साझेदारी निभाता है इटली, इसलिए इसका हिस्ट्री जानना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार हमारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इटली के बारे में थोड़ा ज़्यादा डीप जाना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कवर करने का ट्राई किया था, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि इटली का मतलब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। इसी क्रांति से लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता के विचार पूरी दुनिया में फैला, ठीक है। 1989 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, ठीक है। ये जो लड़ाई हुआ था 1989 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहाँ से ही लोकतंत्र और स्वतंत्रता की समानता का विचार पूरी दुनिया में फैली है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की हम मतलब कब लागू हुआ, कब कहाँ से लिया गया? तो ये इटली से लिया गया है। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद से, ठीक है। सो उसके बाद देखिए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के महान शासक थे, महान शासक रहे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस के महान शासक है, ठीक है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस महत्वपूर्ण शक्ति था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फ्रांस था। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, ठीक है। जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, वेस्टेल डे, ठीक है। और वहाँ से जो हमें मिला है राफेल एंड फाइटर जेट हमें फ्रांस हमको देता है। न्यूक्लियर कॉपरेशन, स्पेस कॉरपोरेशन एंड स्लोवाकिया पहले या का हिस्सा था। 1 जनवरी 1993 को शांतिपूर्ण विभाजन के बाद स्वतंत्र देश बना। स्लोवाकिया जो है 1993 में शांतिपूर्ण विभाजन हुआ था। स्लोवाकिया का विभाजन कब हुआ था? 1993 में, 1 जनवरी 1993 में। ये क्वेश्चन आता है भाई, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसे वेल्ट वेट डाइवोर्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जो इसका विभाजन हुआ था उसको वेल्ट डाइवोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि आता है कि किस नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 1993 को जब विभाजन हुआ था, जो उसका स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र देश बना था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वेल्ट वेट डाइवोर्स कहा जाता है, ठीक है। आज यह यूरोप के संघ EU और नाटो का सदस्य। फ्रांस जो है EU एंड नाटो का सदस्य। फ्रांस EU एंड और नाटो का सदस्य, ठीक है। मुद्रा यूरो है। स्वतंत्रता दिवस इसका 1 जनवरी 1993 को मनाते हैं, ठीक है। सो अभी ये इसको डायग्राम में हम समझते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी 13 से 18 जून तक के जो दौरे में है जर्मनी और स्लोवाकिया का, तो उसका कैसे है? जिसे फ्रांस और स्लोवाकिया का, फ्रांस और स्लोवाकिया का, फ्रांस में हमें क्या क्या चीज़ के साझेदारी करता है? डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस। स्लोवाकिया क्या करता है? ट्रेड, इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आप ये मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्लोवाकिया हमें किस चीज़ में साझेदारी करता है, ठीक है। तो हमें ट्रेड एंड इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, उससे मेरा साझेदारी होती है। फ्रांस क्या करता है? डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस, मतलब डिफेंस में हमें जो राफेल और जो फाइटर जेट आता है वो हमें फ्रांस देता है, उसका टेक्नोलॉजी हम लोग लेते, स्पेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मतलब ट्रिक है कि इस ट्रिक से आप आराम से समझ सकते हो कि जो 13 से 18 जून तक के दौरे में गए थे, इसका क्या
फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर थे। वो स्लोवाकिया और फ्रांस हमें हमारे साथ क्या क्या साझेदारी करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बोना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा SB64, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको VVI है, ये भी क्वेश्चन VVI है, ठीक है, MVVI, ठीक है। सो बोना क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2026 को SB64 सेशन ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होता है और आगामी COP की बैठक की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बोना में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, तो बोना जो है वो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से जुड़े वैश्विक मुद्दे पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बोना को जो है वो किस लिए मतलब आयोजित किया जाता है, तो वैश्विक स्तर पे क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन होता है, ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्बन इमिशन का कम करना, जो CO2 है उसको कम करना, क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, COP सम्मेलन की तैयारी, COP 31 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 31वीं बैठक है, ठीक है। जो 63 है SB63 पिछले सत्र प्रीवियस सेशन था, SB63 जो है प्रीवियस पिछला सेशन था। COP 31 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 31 बैठक था। तो ये सब क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, कि COP 31 क्या है, COP 31 का बोना लाइक कॉन्फ्रेंस का क्या करता है, और SB63 क्या है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि SB62 प्रीवियस सेशन था, SB3 प्रीवियस ईयर क्लाइमेट मीटिंग था, ठीक है। SB64 बोना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SB62 क्या था, SB63 क्या है, और SB64 क्या है, एंड COP 31 क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का ट्राई किया हूँ। और हाँ, अगर यहाँ पर भी कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट हमें पिन कर सकते हो, मैं आपको पूरा का पूरा सहयोग करूँगा, पूरा का पूरा आंसर देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि UNFCCC का इतिहास, ठीक है। तो UNFCCC का स्थापना 1992 में हुआ था। ये कहाँ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो अर्थ समिट, ठीक है। लागू कब हुआ था, स्थापना हुआ था 1992 में, ठीक है। लागू कब हुआ, 1994 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग रोकना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कम करना, क्लाइमेट कॉर्पोरेशन बढ़ाना, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि UNFCCC का मतलब कि मुख्य उद्देश्य 3 है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस कम करना, क्लाइमेट कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना। UNFCCC का स्थापना कब हुआ था, 1992 में। लागू कब किया गया था, 1994 में, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 जून 323 ईसा पूर्व किस प्रसिद्ध विजेता का मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसका है आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, ये स्टैटिक जीके में आएगा, बट ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का मृत्यु हुआ था 13 जून 1923 ईसा पूर्व, ठीक है। ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध विजेता था। तो 13 जून 323 BC को सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का मृत्यु 13 जून ईसा पूर्व में बेबीलोन मतलब कि वर्तमान मतलब कहाँ हुआ था, उनका अलेक्जेंडर द ग्रेट का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में हुआ था।
ठीक है। ये बेबीलोन कहाँ है, इराक में हुआ था, वर्तमान इराक में हुई थी, ठीक है। वो विश्व इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उन्हें यूनान, ग्रीस से लेकर भारत को सीमा तक का विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ से कहाँ तक किया था, ग्रीस से लेकर, यूनान से लेकर भारत में पंजाब तक के, ठीक है, पंजाब तक के वो अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। तो वो पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, वो उनका मृत्यु कब हुआ, 13 जून 330 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, बेबीलोन में। बेबीलोन अभी वर्तमान में कहाँ है, इराक में है, ठीक है। और विश्व में मतलब कि विश्व का सबसे महान विजेताओं में क्या मतलब विश्व का सबसे महान विजेता कौन है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक को सीमा को मतलब कि साम्राज्य, अपना सीमा का साम्राज्य स्थापित किए थे, तो ग्रीस, यूनान से लेकर भारत तक के, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जुलियस सीजर क्या है, मतलब कौन थे, रोमन सेनापति और राजनेता, ठीक है। जो ये रोमन सेनापति और राजनेता थे, रोमन गणराज्य के सबसे प्रभावशाली नेता में से एक थे, रोमन गणराज्य के सबसे प्रभावशाली नेता में से एक थे। ये जो थे, ये जुलियस एक रोमन सेनापति और राजनेता थे, ठीक है, सेनापति और राजनेता थे, रोमन गणराज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। महत्वपूर्ण तथ्य इसका क्या है, इनका हत्या कब हुआ था, 15 मार्च 44 BC, मतलब 44 BC, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है जुलियस का मृत्यु कब हुई थी, 15 मार्च 44 BC में, ठीक है। आइडियस ऑफ मार्च के नाम से प्रसिद्ध है, आइडियस ऑफ मार्च। जो ये क्वेश्चन आएगा कि आइडियस ऑफ मार्च के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो जुलियस सीजर, ठीक है। जुलियस सीजर जो है आइडियस ऑफ मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मृत्यु कब हुआ था, 15 मार्च 44 BC में, ठीक है। ये क्या थे, पहले एक रोमन सेनापति और राजनेता थे, और रोमन गणराज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, फ्रांस के एक महान सैन्य नेता और सम्राट थे, ठीक है। तो हम इनका भी हिस्ट्री देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। तो वो एक फ्रांस के महान सैन्य नेता और सम्राट थे, मतलब कि सैनिक का नेता और सम्राट थे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनका जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन थे, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया के राजा थे, मैसेडोनिया के राजा थे, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया का राजा थे। उनका पिता कौन थे, तो फिलिप द्वितीय ऑफ मैसेडोन थे, ठीक है। गुरु उनका कौन था, अरिस्टोल थे। प्रमुख विजय कहाँ से क्या थे, ग्रीस, यूनान से लेके भारत, पंजाब तक आए थे वो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, भारत में कहाँ पर जीत प्राप्त किया था, पंजाब में, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ पर ये अपना सीमा स्थापित और साम्राज्य स्थापित किए थे, ग्रीस से स्टार्ट करके इजिप्ट से लेके, पेरिस से लेके, अफगानिस्तान से लेके ये भारत तक आए थे, ठीक है। ग्रीस, इजिप्ट, पेरिस, अफगानिस्तान, फिर भारत आए थे वो। भारत में कहाँ, पंजाब में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, इनका संबंध कैसा था, भारत से संबंध क्या था उनका, तो 326 BC में भारत पर आक्रमण किया, पोरस से हाइडेपिस झेलम नदी के युद्ध में लड़ा था, ठीक है। तो पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसका राज वापस लौटा दिए थे। पोरस के साथ लड़ाई किए थे किस, झेलम नदी पर, ठीक है। तो वो झेलम नदी में वो हार तो गए थे, लेकिन उनका जो लड़ाई हुआ था उसको वीरता से प्रभावित होकर उनका वापस लौटा दिया था, उनका जो राज्य था वापस लौटा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि आएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में झेलम नदी पर जो लड़ाई हुआ था पोरस के साथ, वो क्या उनका राज्य, मतलब कि राज्य किसका वापस लौटा दिया था, पोरस का, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था, 13 जून 323 BC में, बेबीलोन जो इराक में है। उनका आयु कितना था, लगभग 32 ईयर्स, 32 बर्थ में बहुत मतलब विश्व के विजेता नेताओं में से एक हो गए थे। ये बहुत ही महान नेता है, इसलिए उसका नाम ही अलेक्जेंडर द ग्रेट रखा गया है। एंड सीरस द ग्रेट कौन थे,
फारसी साम्राज्य के संस्थापक थे। साइरस द ग्रेट पार्सियन साम्राज्य का, फारसी साम्राज्य का संस्थापक थे। ठीक है। ये जो आए थे सिकंदर से पहले के महान शासक थे। ये सिकंदर से पहले, जो सिकंदर के पहले फारसी जो थे, सिकंदर के पहले क्या महान शासक थे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इनका अब एक ओवरव्यू में देखते हैं कि क्या था। और ये जो है ट्रिक है याद करने का। ठीक है। ये हम इसको डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है। कि तथ्य क्या था, इनकी जानकारी, मतलब पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोन। ठीक है। उनका उपनाम क्या था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनका उपनाम क्या था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर ऑप्शन आपको 2 आता है, ठीक है, तो आप दोनों को लगा देना। ठीक है। गुरु कौन था, अरिस्टोल थे। ठीक है। भारत का आगमन फिलिप द्वितीय 300। उनका पिता कौन थे, उनका पिता थे फिलिप द्वितीय। ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का पिता फिलिप द्वितीय थे। भारत में आगमन कब हुआ था, 326 BC में। मृत्यु कब हुआ था, 13 जून 323 BC में। ठीक है। मृत्यु का स्थान कहाँ था, बेबीलोन में, जो बेबीलोन इराक में है। ठीक है। बेबीलोन कहाँ है, इराक में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय कूटनीति संधि एंग्लो प्रोशियस अलायंस कब हुई थी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 1373। विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय कूटनीति संधि कब हुई थी, 13 से 73 में। एंग्लो प्रोशियस अलायंस विश्व की सबसे पुरानी, अभी भी प्रभावित एक्टिव कूटनीति संधि मानी जाती है। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी जो अभी भी एक्टिव कूटनीति की संधि मानी जाती है वो कौन सा है। तो वो है सक्रिय कूटनीति। विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय कूटनीति एंग्लो प्रोशियस अलायंस। ठीक है। यह संधि 1373 में इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन और पुर्तगाल लिस्बन के, लंदन का राजधानी लंदन और पुर्तगाल, लंदन की राजधानी, इंग्लैंड का राजधानी लंदन है, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है। ठीक है, के बीच हुई थी। जो ये संधि जो हुआ था इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच हुआ था, जो कब हुआ था, 1373 में। ठीक है। दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा और सहयोग का वचन दिया था। क्या चीज़, सुरक्षा और सहयोग, कि जब भी लड़ाई होगा तो हम अपना सैन्य भेजकर को आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, सैन्य भेजकर सहयोग प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आपका सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ हम सहयोग करेंगे, जैसे कि डिफेंस हो गया, जो भी आर्म्स हो गया या पैसे हो गए, हर चीज़ से सहयोग करने का वचन दिया था। किसको दिया था, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच की जो हुई थी संधि। ठीक है, 1373 में। अब 1060 क्या ऑप्शन नंबर है, तो ये क्या हुआ था, तो नॉर्मन कॉन्सेट, विलियम द कॉन्कर ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्ति की थी। विलियम द कॉन्करोर ने इंग्लैंड पे विजय प्राप्ति की थी 1066 ईस्वी में। ठीक है। अंग्रेज का इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है, अंग्रेजी इतिहास का महत्वपूर्ण घटना है। 1215 में क्या हुआ था, तो मंगा कटरा, ठीक है, इंग्लैंड के राजा जॉन ने मंगा कटरा पर हस्ताक्षर किया था। इसे आधुनिक लोकतंत्र की नींव मानी जाती है। तो आधुनिक लोकतंत्र का नींव कौन था, मंगा कटरा। ठीक है, 1215 ईस्वी में मंगा कटरा पर ये कब आया था, तो 1215 ईस्वी में। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरिंदा रूल किस देश से संबंधित है, ये है अमेरिका से। ठीक है, मरिंदा रूल अमेरिका से। ये भी क्वेश्चन MBBI है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में, कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से याद करने लेना। अब हम देखते हैं कि मरिंदा रूल या मरिंदा राइट्स अमेरिका की कानूनी व्यवस्था से संबंधित है। इसके अनुसार पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देती है। ठीक है, यह नियम 1966 में, मरिंदा नियम कब आया था, 1966 में अमेरिकी कोर्ट के ऐतिहासिक मामला मरिंदा वी अरिजोना से लागू हुआ था। ठीक है, तो कब मरिंदा रूल कब लागू हुआ था, 1966 में।
कौन सा कोर्ट से हुआ था? तो मरिंदा वर्सेस अरिजोना से लागू हुआ था, ठीक है। मरिंदा वर्सेस अरिजोना से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1966 में, ठीक है। इसका सबसे प्रसिद्ध लाइन क्या है कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। इसका पंक्ति पूछता है कि मरिंडा का सबसे प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन है? तो यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। इसमें भारत से इसका कोई लिया दिया नहीं है, भारत में मरिंडा रूल नहीं है, डेमोक्रेटिक का सरकार है। भारत में क्या है ये? भारत संविधान अनुच्छेद 20(3) का स्वयं के विरोध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे रूल है, मरिंदा नहीं है, बट यहाँ पे दूसरा रूल है उसके अगेंस्ट के भी, मतलब उसके भी आप पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) के स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हमें कटघरे में खड़ा किया जाता है तो हम अपने बारे में अपना गवाही खुद दे सकते हैं, अपना सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। बट यूएस में ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि मरिंदा राइट्स क्या है। गिरफ्तारी के समय पुलिस आरोपी को बताता है आपको चुप रहने का अधिकार है, आपकी कही गई बात अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। आपको वकील रखने का अधिकार है, यदि आप वकील नहीं रख सकते तो सरकार वकील उपलब्ध कराएगी। ये वहाँ का मरिंदा राइट्स में ये प्रावधान है, ठीक है। इसका इतिहास 1966 में इसको लागू किया गया था। महत्वपूर्ण मामला जब मरिंदा वर्सेस अरिजोना हुआ था। आरोपी कौन था? एर्नस्टो मरिंदा। इसका पूछ सकता है कि ये उसका किस आरोपी का जब बहस हो रहा था तो इस नियम को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना। ये आरोपी के अगेंस्ट मरिंदा वर्सेस अरिजोना कोर्ट ने 1966 में ये रूल को लागू किया था, ठीक है। इसका ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम यूके में क्या होता है? पॉलिसी कॉशन होता है, यू डोंट हैव टू राइट से एनीथिंग। ये पुलिस कॉशन है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, मतलब ये प्रसिद्ध लाइन है यूके का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये MBBI है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आने वाला है क्योंकि ये ऐतिहासिक मतलब घटना है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है जो पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन 110% आने वाला है। ये क्वेश्चन 110% आपको खेल जगत से आने वाला है। इस क्वेश्चन को आना ही आना है, कई एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को दी गई थी, ठीक है। तो इसमें 3 देशों को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। कौन कौन देश को दिया गया था? USA, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। 3 देशों को मेजबानी दी गई थी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसे दी गई थी? तो इसमें 3 देशों की दी गई थी, USA, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। फीफा ने 2026 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा एंड मैक्सिको को दी थी, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का पहला वर्ल्ड कप है जिसकी मेजबानी 3 देशों ने मिलकर की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का इतिहास का पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कितने देशों का ने मिलकर भाग लिया, मतलब कराया था, आयोजित किया था? 3 देशों ने मिलकर, USA, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। यह टूर्नामेंट 48 टीमों के साथ आयोजित किया गया था। ये भी है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टीमों इसमें भाग लिया था, तो टोटल 48 टीम भाग लिया था, ठीक है। जो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़ा संस्करण है। अब पहले क्या होता था कि 32 टीम लेता था, इस बार 3 देश मिल के आयोजित किया। दूसरी बात, इसमें टोटल 48 टीम भाग लिया। पहले 32 लेता था, अब 48 लेने लगा, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था? कतर क्या है? कतर महत्वपूर्ण। फीफा 2022 जो वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, कतर किया था। कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी किया था। ये 4 साल में एक बार होती है, ठीक है। तो इसका कतर जो है इसका मेजबानी किया था। उसमें भी 2022 में भी ये अरब देशों ने वर्ल्ड कप आयोजित किया। पहली बार किसी अरब देश ने वर्ल्ड कप आयोजित किया, नॉट फीफा, अदर वर्ल्ड कप ऑल्सो, ठीक है। तो आयोजित किया था। तो
ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को कौन आयोजित किया था? कतर किया था, जो कि अरब देश ने पहली बार कोई वर्ल्ड कप को आयोजित किया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी क्या है? जर्मनी का मूल फीफा जर्मनी 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। ठीक है, राजधानी कहाँ है इसका? बर्लिन है। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। सो यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी। यूएस का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ठीक है, मॉस्को की राजधानी कहाँ है? मॉस्को सिटी। इसका विशेषता क्या है? टोटल पहली बार 48 टीम वर्ल्ड कप में भाग लिया है। पहली बार 3 देशों ने संयुक्त मेजबानी किया है। अधिकांश मैच यूएसए में खेला गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकांश मैच कहाँ खेला गया था, मतलब 3 देशों तो मेजबानी किया लेकिन मैक्सिमम मैच कहाँ खेला गया था? तो यूएस में खेला गया था। ठीक है, इंग्लैंड 1966 में फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी की थी। ठीक है, उसी वर्ष इंग्लैंड का विश्व चैंपियन बना। इंग्लैंड विश्व चैंपियन 1966 में ही विश्व चैंपियन बना था। इंग्लैंड 1966 में जब मेजबानी की थी फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसी टाइम वो चैंपियन बना था। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक मतलब कि फीफा वर्ल्ड कप कौन कौन आयोजित किया था और करने वाला है। ठीक है, तो 2014 में ब्राज़ील किया था, एंड 2018 में रसिया किया था, एंड 2022 में कतर किया था, और 2026 में 3 देशों मिलके यूएसए, कनाडा, मॉस्को किया था। नेक्स्ट 2023 में 3 देशों मिलके करेगा, स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को। ठीक है, प्लान्ड है, ये 3 देशों करने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक पीछे वाला पूछा जा सकता है कि 2022 या 2018 तक का पूछा जा सकता है, उससे पीछे नहीं पूछेगा कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का मतलब आयोजन कौन किया था? तो रसिया। 2022 में कतर, 2026 में 3 देशों ने, और 2023 में कौन देशों करने वाला है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में खेला गया था, जो विजेता भी उरुग्वे था। मुख्य फीफा वर्ल्ड कप फीफा का मुख्यालय का है? त्रिची है। ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें क्या है ना कि 32 डेज पहले 32 टीम पहले भाग लेता था, अब है 48 देश भाग लेने लगा है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास? 13 जून 2026 को चंद्रमा किस राशि में प्रवेश कर रहा था? तो 13 जून 2026 के पंचांग के अनुसार चंद्रमा मेष राशि से निकल के वृष राशि में प्रवेश कर रहा था। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सो वृष राशि में प्रवेश कर रहा था। ज्योतिष में चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में राशि की दूसरे मतलब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जब चंद्रमा लगभग कितने दिन में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है? तो 2.25 दिन में 2.25 दिन में एक राशि से लेकर दूसरे राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मिथुन मतलब जिमिनी जो है प्रतीक क्या है उसका? जुड़वा, ट्विंस है। उसका स्वामी मतलब उसका पेरेंट्स ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, मिथुन का लियो प्रतीक क्या है? शेर। ग्रह कौन? स्वामी ग्रह मतलब कि उसका पेरेंट ग्रह कौन सा है? सन। अब हम मेष से वृषभ। ठीक है, मेष का एरिस क्रमशः। तो अब है ना कि चंद्रमा का जो ग्रह है वो 4 ग्रह है। ठीक है, 4 ग्रह है। चारों ग्रह का एक लिस्ट मतलब क्रमशः में रहता है। तो मेष, वृष एंड मकर, ये सब करके मतलब 4 है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पोजीशन 1, 2, 3, 4 हम आगे इस पर डिस्कस करने वाले हैं इसी में। ठीक है, सो अब देखिए चंद्रमा का राशि का परिवर्तन। तो चंद्रमा का टोटल 4 राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन एंड कर्क। तो फिर कैसे चलता है ये? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ये पोजीशन इसका फर्स्ट है। अगर पूछा जाए कि कितने मेष कौन सा स्थान पे है चंद्रमा में जो ग्रह परिवर्तन होता है, तो कौन सा स्थान पे? तो फर्स्ट है। वृषभ सेकेंड है, मिथुन थर्ड है। ठीक है, और कर्क फोर्थ है,
फोर्थ पर जाने के बाद क्या होता है, फिर से यू टर्न लेके ये फर्स्ट पे चला जाता है, मेष पे चला जाता है। ठीक है, कितना दिन लेता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए? 2.25 डेज। ठीक है, अब हम देखते हैं पूरा ग्रह, जितना ग्रह है उसका पेरेंट ग्रह कौन कौन है। तो पहला क्या? मेष, मंगल, वृषभ, शुक्र, मिथुन, बुध, कर्क, चंद्रमा, सिंह, सूर्य, कन्या। ठीक है, कन्या का कौन सा है? बुध। ठीक है, तुला शुक्र, वैश्विक मंगल, धनु बृहस्पति, मकर शनि एंड कुंभ फिर शनि, मीन बृहस्पति। ठीक है, सो ये सब इनका पेरेंट ग्रह है, जो कि ये सब जो राशि है ना, राशि का ये जो है पेरेंट ग्रह है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रोजेक्ट कुशा किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रोजेक्ट कुशा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये है एयर डिफेंस शील्ड, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, एयर डिफेंस सिस्टम। प्रोजेक्ट कुशा भारत का स्वदेशी लॉन्ग रन रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट कुशा किस क्षेत्र से संबंधित है? एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित है। इसको बना कौन रहा है? DRDO बना रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को लंबी दूरी से नष्ट करना। इसका प्रोजेक्ट कुशा में जो बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट कुशा करना मतलब उसका इंटेंशन क्या है? तो लड़ाकू विमान हो गया, ड्रोन हो गया। अभी जानते हो कि ड्रोन से ज़्यादा फाइट हो रहा है, लड़ाकू विमान, मिसाइल ये सब कम, ड्रोन से ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा खतरा ड्रोन से है, इसलिए इसके देखते हुए प्रोजेक्ट कुशा को डेवलप किया जा रहा है। क्रूज हो गया, मिसाइल हो गया, अन्य हवाई खतरों की लंबी दूरी से नष्ट करना। ठीक है, इनका मुख्य विशेषता क्या है? स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम शील्ड, लंबी दूरी की इंटरसेप्शन क्षमता, फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन एंड मिसाइल को रोकने का क्षमता, भारतीय वायु रक्षा को मजबूत करना। ठीक है, अब हम देखते हैं DRDO का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो DRDO का स्थापना कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1958 में किए थे। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है? अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल एंड प्रोजेक्ट कुशा। इसका 4 मेन उपलब्धियाँ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मल्टी चॉइस में। ठीक है, कि DRDO ना के प्रमुख उपलब्धियाँ क्या है? तो 4 है, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल एंड प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आने वाला है भाई। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो इस ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये होगा नरेंद्र मोदी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ठीक है, तो ये है टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारत और फ्रांस के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिफेंस, स्पेस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो आपको इसको याद रखना है कि कौन कौन सा है। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आएगा ऑप्शन, तो ठीक है। नहीं तो अगर पूरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा तो पूरा ऑप्शन आप मार सकते हो। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस क्षेत्र में है? तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिफेंस, स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, यह शुरू कब हुआ था? इनके साथ जो हमारा पार्टनरशिप हुआ था वो शुरू कब हुआ था? तो 1998 में शुरू हुई। ठीक है, यह साझेदारी आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में से एक है। भारत और फ्रांस का सहयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्पेस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। सहयोग क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मेनली है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड स्पेस वाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? तो RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 के। ठीक है,
आरबीआई एक्ट 1934। मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी एमपीसी का गठन आरबीआई एक्ट 1934 में फाइनेंस एक्ट 2016 द्वारा संशोधन करके किया गया था। एमपीसी का मुख्य कार्य है रेपो रेट, जो ठीक है, रेपो रेट मतलब कि जो हम लोन लेते हैं ना, उसका रेपो रेट और अन्य मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करना, ताकि देश में महंगाई इन्फ्लेशन को नियंत्रित रखा जा सके। ठीक है, संरचना क्या है इसकी? इनकी 3 सदस्य है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहते हैं 3 सदस्य। टोटल कितना है? 6 सदस्य रहते हैं। 3 कौन रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त, भारत सरकार द्वारा नियुक्त, समझ रहे हो ना। आरबीआई में भी 2016 में 3 भारत सरकार का आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो, जो अभी सोना बेचना और इतना कर्ज लेना, आपको पता है 55 करोड़ से लेकर 254 करोड़ तक के लोन पहुंच गया है। तो ये भारत सरकार इसमें बैठ गया है, जो कि पूरा का पूरा आरबीआई को खाली करने पर लगा पड़ा है। कर्ज, देश से कर्ज डूब चुका है। ठीक है, सोना बेच दिया, क्योंकि ये पहले से ऐसा कमेटी नहीं था। 2016 में ये कमेटी बना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। 3 लोग आरबीआई के हैं, 3 लोग इनका है। सो आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के गवर्नर एमपीसी का पद एक्स ऑफिको अध्यक्ष होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, क्या है? बैंकों का संचालन और नियमों में संबंधित कानून। ठीक है, सो आरबीआई एक्ट 1934 क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का मूल अधिनियम है। आरबीआई एक्ट 1934 क्या है? तो ये मूल अधिनियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के मूल अधिनियम है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई एक्ट पारित कब हुआ था? 1934 में। एमपीसी का गठन कब हुआ? 2016 संशोधन के बाद। ठीक है, फीमा क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। 1999 में फीमा एक्ट को लागू किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन की नियंत्रण, विदेशी मुद्रा लेन देन के नियंत्रण। तो फीमा के अंतर्गत हम विदेशी मुद्रा को लेन देन का नियंत्रण करते हैं। इसका एक्ट ये कब लागू हुआ था? 1999 में। सेबी एक्ट क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी एक्ट कब लागू किया गया था? 1992 में। उद्देश्य क्या था? शेयर बाजार और निवेशक को सुरक्षा, शेयर बाजार और निवेशक को सुरक्षा। आरबीआई का इतिहास क्या है? 1 अप्रैल 1935 में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। पहला गवर्नर कौन था? ओवरसन स्मिथ। और पहला भारतीय गवर्नर, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहला भारतीय गवर्नर कौन सा है? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कोल एक्सचेंज रूल 2026 किससे संबंधित है? कोल ट्रेडिंग, कोल ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कोल ट्रेडिंग। कोल एक्सचेंज रूल 2026 कोयला के व्यापार, ट्रेडिंग, खरीद बिक्री और मूल्य निर्धारण को अधिक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धा बनाने से संबंधित है। इन नियमों का उद्देश्य भारत में एक संगठित कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विकसित करना, जहां कोयले का व्यापार बाजार आधारित प्रणाली से हो सके। ठीक है, कोल ट्रेडिंग क्या है? कोल एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां कोयले की खरीद बिक्री होगी, मूल्य निर्धारण होगा, पारदर्शी होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ऊर्जा क्षेत्र का लाभ मिलेगा। ठीक है, उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है इसका? पारदर्शिता बढ़ाना, बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण, कोयला क्षेत्र में दक्षता का बढ़ाना। ठीक है, अब सोने का आयात से नियम जुड़े क्या है? इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। ऑयल प्रिसाइजिंग क्या है? क्रूड ऑयल प्रिसाइजिंग, फ्यूल प्रिसाइज मैकेनिज्म। बैंकिंग रिफॉर्म क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, एनपीए मैनेजमेंट, डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, इसका मुख्य तथ्य क्या होता है भाई? तो भारत विश्व के सबसे बड़े कोयले उत्पादकों में से एक है। मतलब क्या है? भारत सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक करता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? झारखंड। ठीक है, सेकंड नंबर पर उड़ीसा, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल। तो ये देखना है। ठीक है, भारत विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादक में से है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, MUDP
PFR प्रस्ताव किस वर्ग से संबंधित है? तो पेंशन विथ डिसेबिलिटी, पेंशन विथ डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। MDUF मॉडल यूनिफाइड डिसेबिलिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रूल्स का प्रस्ताव पर्सन विद डिसेबिलिटी PWDS अर्थात दिव्यांग जनों का अधिकार, समावेशन, इंक्लूजन, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और बेहतर सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, इसमें आते कौन है? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, चलने फिरने में अक्षम व्यक्ति, बौद्धिक एवं मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति आते हैं। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समान अवसर, सुलभ शिक्षा, रोजगार में भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की एक्सेसिबिलिटी, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, सो दिव्यांग जन अधिकार नियम राइट्स ऑफ द पेंशन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू कब हुआ था? 2016 में। दिव्यांग की श्रेणियाँ 7 से बढ़कर 21 की गई। शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आएगा, ये MBB है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सहायता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 41, आर्टिकल 41। ठीक है, अनुच्छेद 41 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? DPSP में आता है। यह राज्यों को निर्देश देता है कि अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार नागरिक को काम, शिक्षा और रोजगार, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता, अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंट प्रदान करे। ठीक है, तो आर्टिकल 41 में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। ठीक है, सो आर्टिकल 32 क्या है? किससे बाधित होता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, इसका ये इस संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान को आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा अगर पूछा जाए तो MBBI है। और 32 संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। ठीक है, इसको इस संविधान को हार्ट एंड सोल कहता है। ठीक है, इसको कौन कहता है? हार्ट एंड सोल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसे संविधान को आत्मा कहता है। ठीक है, और इसको कौन कहे थे? हार्ट ऑफ एंड सोल ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लाइक नोट क्वेश्चन। हम बढ़ते दूसरे ऑप्शन नंबर सी 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। उदाहरण क्या है? संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रसिद्ध मामला क्या है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस ये आ सकता है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? इसका प्रसिद्ध मामला किसका हुआ था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में किस लक्ष्य पर जोर दिया गया है? तो करोड़पति दीदी इसमें किस लक्ष्य पे दिया गया है? करोड़पति दीदी, जो कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत 6 करोड़ लाखपति दीदी मतलब 6 लाख महिलाओं को लाखपति बनाना है। किस पे दिया गया? ये भी क्वेश्चन MBBI है। ठीक है, जो हमारा नीति आयोग की 11वीं बैठक हुई है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में, उसका किस चीज़ पर जोर दिया गया? तो लाखपति दीदी, 6 करोड़ लाखपति दीदी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह SHGs से जुड़ी महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक करना है। ठीक है, वार्षिक आय कितना? 1 लाख। ठीक है, लाखपति दीदी स्कीम क्या है? उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार, उद्यमिता को बढ़ावा देना। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं को आय बढ़ाना। लाखपति दीदी कौन है? वह महिला जिसकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक है। ठीक है,
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, जो कि नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। उसके स्थान पर प्लानिंग कमीशन, अध्यक्ष कौन रहते हैं? इसका नरेंद्र मोदी है। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन, लाखपति एनुअल इनकम एंड लाखपति दीदी। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, SARTHI का पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ये SARTH किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल ऑफ द AI रेडनेस, ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पहल ऑफ इन मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSD से संबंधित है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, MBBI है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में, जब हमारा नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत के फर्स्ट बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का स्थापना किया गया था। कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ाओ। प्रमुख योजनाएं क्या था? स्किल इंडिया मिशन, PMKVA प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, SART इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख योजनाएं 2014 में लागू किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री ने लागू किए थे, ठीक है। मरिंदा रूल किस देश से संबंधित है? जो कि हम पहले देख चुके हैं, ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। भारत में संविधान का प्रावधान ये ऐसा है कि अनुच्छेद 20(3) के स्वयं विरोध गवाही ना देने का अधिकार है। स्वयं के विरोध गवाही ना देने का अधिकार है। अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी के समय अधिकार है, गिरफ्तारी के समय अधिकार है, ठीक है। थ्रूगुड मार्शल किस देश से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है? यह है USA, ठीक है, USA। जो थ्रूगुड मार्शल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है। ये थ्रूगुड मार्शल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। 1967 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पहले अफ्रीकी अमेरिकी न्यायाधीश बने थे। कौन थे ये? थ्रूगुड मार्शल कौन थे? ये अफ्रीकी अमेरिकी के न्यायाधीश बने थे 1967 में। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पहले अफ्रीकी अमेरिकी। उन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट का प्रमुख कानूनी योद्धाओं में गिना जाता है नागरिक अधिकार के लिए, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जन्म कब हुआ था थ्रूगुड का मार्शल का? 1908 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 1993 में हुआ था, ठीक है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बने। कब बने थे? 1967 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने थे, ठीक है। उनकी जन्म 1908 में हुआ था, 1993 में उनकी मृत्यु हुई, 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जज बने, या अफ्रीकी अमेरिकी के फर्स्ट न्यायाधीश बने थे 1967 के सुप्रीम कोर्ट में, 1967 में, ठीक है। नियुक्ति कभी होता? नियुक्ति क्यों होता? लॉन्डन बी जॉनसन द्वारा। इनको नियुक्त कौन किया था? लियोन्डन बी जॉनसन, ठीक है। प्रसिद्ध मामला क्या था? ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ब्राउन वर्सेस बोर्ड एजुकेशन। ये सब क्वेश्चन पूछेगा भाई, इतना इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इस मामले में उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। जो नस्लीय भेदभाव होता है वहाँ पे अफ्रीका, लाइक गोरा एंड काला अमेरिका के बीच, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फीफा 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसे मिली थी? ये जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पूरा डीपली। USA, कनाडा, मैक्सिको को मिला था। फीफा 2026 वर्ल्ड कप की 3 देशों ने की थी, यूनाइटेड स्टेट, USA, कनाडा एंड मैक्सिको। 2014 में ब्राज़ील किया था, 2018 में रसिया किया था, 2022 में कतर किया था, 2026 में USA, कनाडा, मैक्सिको किया, ठीक है। जिसमें 2026 में 48 टीम भाग लिया, 2022 तक 32 टीम भाग ले रहा था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कतर में कुल 32 टीम ने भाग लिया था, ठीक है। यह 1998 से 2022 तक अंतिम वर्ल्ड कप तक था, जिसमें 32 टीम भाग ली थी। 2022 वर्ल्ड कप में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि होस्ट कंट्री
कतर था, टीम तो 200 लाइक टोटल 32 था, टोटल मैचेस 64 खेला गया था कतर में। जो लास्ट था वो विनर अर्जेंटीना था, रनर अप फ्रांस था, ठीक है। गोल्डन बॉल लियोन मेसी को मिला था, ठीक है। गोल्डन बोट केलियन को मिला था, ठीक है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में कुल 32 टीम भाग लिया था, जबकि 2026 फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीम भाग लिया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है, ये भी MBBI है, इसको कई एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अभी जितना भी एग्जाम आने वाला है ना, सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इवन नीट के लिए भी, ये नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट, ठीक है। जो अभी आ रहा है ना नीट, उसमें ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना, इस क्वेश्चन को आपको मिलेगा देखने को। सो एस्पिरी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, स्टॉकहोल्म में, ठीक है। एस्पिरी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं जो सैन्य खर्चा, हथियारों को व्यापार, परमाणु हथियारों और वैश्विक सुरक्षा से संबंधित अध्ययन करता है, ठीक है, अध्ययन करता है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोल्म में। एस्पिरी का फुल फॉर्म, ये स्थापना 1966 में किया था। स्टॉकहोल्म कार्य क्या है, वैश्विक सैन्य खर्च का अध्ययन, हथियारों का आयात निर्यात का विश्लेषण, परमाणु हथियारों का निगरानी, शांति सुरक्षा में शोध, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस किस संस्था के अंतर्गत आता है, UNFCCC, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, या देश का सबसे बड़ा शहर है। जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सियोल है, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी केंद्र भी माना जाता है, केंद्र भी है। सियोल जो है साउथ कोरिया की सबसे बड़ा देश मतलब सिटी है। वहाँ राजनीतिक, जितने भी वहाँ का डिप्लोमेटिक या पॉलिटिशियन है वहाँ ही रहते हैं। आर्थिक मतलब कि कंपनी, इंडस्ट्री वगैरह, बैंक्स, सांस्कृतिक एंड तकनीकी केंद्र है, ठीक है। सियोल के बारे में, राजधानी सियोल है। नदी हान रिवर पे बसा हुआ है, हान रिवर पे बसा हुआ है। मुद्रा क्या है, साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। भाषा क्या है, कोरियन। जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, ठीक है। शहर का क्षेत्र 1 करोड़, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। सो ये आज का मतलब आज हम 22 क्वेश्चन कवर किए हैं और इसका मैं पूरा डीपली एक्सप्लेन किया हूँ। अब लाइक नेक हॉर्न क्या होता है, सियोल क्यों सही है, मैं एक एक टॉपिक पे मैं मतलब कि सर्च किया हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या है, मतलब क्या था, बसेन दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सियोल सबसे बड़ा शहर है और ये दूसरा है, ठीक है। निहॉन प्रमुख बंदरगाह है, हवाई अड्डा, ठीक है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ठीक है, और सबसे बड़ा शहर भी है। डिगो प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो मैंने यहाँ पे और जो साउथ कोरिया का मेन है कॉर्पोरेट का मुख्यालय केंद्र है सैमसंग, LG, हुंडई, जो 3 कारें साउथ कोरिया में बनता है, जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा कैच किया हुआ है। सैमसंग भी बहुत ज़्यादा मार्केट को कैच किया था, ग्रैब किया हुआ अभी भी है। LG भी है, LG बहुत पुरानी कंपनी है। हुंडई जो भी कार में आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मार्केट को कवर किया, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वन झलक दिया हूँ जो कि राष्ट्रपति कौन है, और मतलब पूरा यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। इसका महाद्वीप एशिया है, मतलब आप आराम से स्टार्टिंग से जाओ और यहाँ मतलब शुरू से अंत तक देखो, आपको पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा। और हाँ, आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे फील कर रहे हो कि और एक्सप्लेनेशन, आपको और क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप डायरेक्ट मुझे पिन करो, मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। और आपको PDF के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें, SOLASPER_AR सूरज कुमार। इंस्टाग्राम पे जाइए सूरज टीम 01, ठीक है। फेसबुक पेज पे SOLASPER को फॉलो करिए, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद बने रहने के लिए। और ऐसा ही कुछ सेशन के लिए अगर आप और फ्यूचर में आपको और इजी से इजी एग्ज़ाम बनाना है, स्टडी बनाना है, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप मुझसे डायरेक्ट लाइव आपको डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।